गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 12 सितंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसएम। सो आज का लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे हिट जरूर कीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज के लेक्चर में आप जान पाएंगे कि G20 क्या है। पर्टिकुलर जो क्वेश्चन रहेगा आज का वो है, हाल ही में G20 का स्थायी सदस्य कौन बना है। इसके बारे में तो जानेंगे ही और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे यहीं पर कि G20 क्या है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है G20 से रिलेटेड। ओके, और फिर नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि भूमिगत बिजली ट्रांसफॉर्मर स्टेशन कहाँ पर देश में पहली बार स्थापित किया जा रहा है, तो इसके बारे में भी आप जान पाएंगे। और यहाँ पे हम टॉप 10 क्वेश्चंस को लेते हैं जो कि विद बैकग्राउंड फॉर्मेशन के साथ हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, और उससे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन जो कि होगा आपका 11 सितंबर से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। ओके, ये लेक्चर जो है आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है हिंदी प्लस इंग्लिश में, और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछती हूँ, और सुबह डेली मॉर्निंग में 6 बजे वीडियो आप लोगों को मिल ही जाती है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं सेशन। आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगी, प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। ओके, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और बड़े ही जोश के साथ बोलते हैं जय हिंद जय भारत, और स्टार्ट कर दिया है अब हमने क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है जहाँ पे हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन। तो अभी हाल ही में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, तो 9 सितंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय दिवस, जो कि शिक्षा को हमले से बचाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म घोषित किया है, तो अमेरिका के द्वारा अभी 3 सितंबर के दिन को ऑफिशियली बोल दिया है कि 3 सितंबर को हम इस डे को किस डे में मनाएंगे, सनातन धर्म के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। वही नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ वायु के मामले में कौन राज्य है जो है शहर जो है शीर्ष पर रहा है, तो इंदौर जो शहर है वो इस मामले में शीर्ष पर रहा है जो कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। वही नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्ज को मंजूरी दे दी है, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी को मंजूरी दे दी गई है। वहीं किस देश ने विश्व को सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब भी जीता है, तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस देश ने विश्व को सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है, तो स्विट्जरलैंड ने अभी हाल ही में कुल बोल सकते हैं कि इसी ने अभी क्या किया है, विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब अपने नाम किया है टाइटल। ये बात करें अगर इसकी, तो लगातार जो है दूसरी बार इसने अपने जो कि सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब अपने नाम किया है। वैसे ये कुल जो है 6 बार स्विट्जरलैंड जो है सर्वश्रेष्ठ देश का टाइटल अपने नाम कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है, तो भूटान के द्वारा अभी अपने सभी नागरिकों के लिए संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्हें अभी कुछ दिनों पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया है, तो उनका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया है, तो कहाँ किया है, फ्रांस में किया है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, वरुण अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में होता है जो कि द्विपक्षीय है नौसेना अभ्यास, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है, तो गोवा के राज्यपाल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है, तो मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोल सकते हैं कि गर्भपात को
अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। तो यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है 12 सितंबर 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अभी हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को सेलिब्रेट किया है, तो कब मनाते हैं? तो इसे मनाते हैं हम लोग, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी 10 सितंबर को। 10 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे अभी। तो विद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझने वाले हैं हम यहाँ पे। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, जो कि प्रति वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है, यह जो है आत्महत्या व्यापक सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक प्रभावों के साथ महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है। वहीं विश्व स्तर पर हर साल जो आंकड़े बता रहे हैं कि आत्महत्या होती हैं, वो कितनी होती हैं? एवरी ईयर तो 7 लाख होती हैं, इससे भी कहीं अधिक होती हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक आत्महत्या का प्रभाव कोई अन्य लोगों तक फैलाता है। वहीं 2021 और 23 की बात करें तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की त्रिवार्षिक थीम रखी गई है, जिसका ना जो थीम रखी गई है वो है कार्यवाही के माध्यम से आशा का निर्माण। ये जो बोल सकते हैं थीम रखी गई है, ये तीनों सालों के लिए एक ही थीम रखी गई है, जिसका नाम है, क्या थीम है? कार्यवाही के माध्यम से आशा का निर्माण, ये थीम है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा रखा गया था, वह इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा की गई। ये जो वार्षिक उत्सव प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है, इसके प्राथमिक उद्देश्यों में आत्महत्या से जुड़े कलंक को कम करना है, संगठनों और सरकारों और आम जनता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता को बढ़ावा देने का काम करती है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, आपको इसकी थीम याद रखनी है और डे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कहाँ देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफर स्टेशन को स्थापित किया गया है? तो अभी हाल ही में बेंगलुरु में किया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो बेंगलुरु में पहली बार जो है भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन को स्थापित किया है। तो कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं। तो चलिए इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझे। तो ऊर्जा मंत्री, जिनका नाम है केजे जॉर्ज, ने राज्य की राजधानी बेंगलुरु में देश के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर केंद्र का उद्घाटन कर दिया है, जिसकी लागत है 1.9 करोड़ रुपए की लागत आई है, जो कि बोल सकते हैं BESCOM और BBMP के सहयोग से 15वें एवेन्यू और मल्लेश्वरम में स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। वही 500 केवी क्षमता का ये जो ट्रांसफार्मर है वो 500 केवी का है। वहीं केवल पश्चिमी देशों में ही बिजली ट्रांसफार्मर भूमिगत स्टेशन है। वहां की सरकारों ने जनता की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन केंद्रों का निर्माण करवाया है। वैसे ही हमारे देश में भी बेंगलुरु राज्य में इसको स्थापित किया गया है। देश में पहली बार है जो कि बेंगलुरु में भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन को स्थापित किया जा रहा है, जो कि लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए जमीन के नीचे एक कमरा बनाया जाता है, जिसमें 30 मिलीमीटर का सीमेंट ब्लॉक बनाया जाता है। उस पर बिजली के ट्रांसफार्मर बनाए या फिर लगाए जाते हैं, जो कि फिलहाल मल्लेश्वरम में स्थापित इस केंद्र में एक सड़क के ऊपर 10 फीट की गहराई पर कन्वेंटर लगाया गया है। तो जो मैंने आपको पहले इमेज दिखाई थी, तो वही इमेज है जो कि मल्लेश्वर में स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा इसके बारे में कि पहली भूमिगत ट्रांसफार्मर केंद्र को कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में अफ्रीकी देश में सितंबर 2023 में 7.2 स्केल का भूकंप आया, जिससे तबाही मच गई। तो किस अफ्रीकी देश में ये खतरनाक मंजर देखने को मिला है? तो ये हुआ है मोरक्को में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो मोरक्को अफ्रीकी देश है, जहां पर सितंबर 2023 में अभी 7.2 का यहाँ पे जो कि स्केल पे नापा गया है इस भूकंप को। तो वहां पर पता चला है कि 7.2 के झटके से भूकंप आया है, जिसने मोरक्को को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है।
वहीं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में समझेंगे, अफ्रीकी देश है मोरक्को, जहां पे भूकंप में अब तक जो है 1037 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 672 लोग जख्मी हैं। मोरक्को जियोलॉजिकल सेंटर ने बताया है कि भूमि की जो तीव्रता थी वो 7.2 थी। वहीं यूएसए की जो जियोलॉजिकल सर्वे है उसने तीव्रता बताई है 6.8। तो आपको याद रखना है कि मोरक्को में भी हाल ही में भूकंप आया है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक रहा। साथ ही साथ यहाँ पे इस इलाके की बात करें तो 120 साल में सबसे ताकतवर भूकंप को देखा गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जो कि ऐतिहासिक है, जिसका नाम है माराकेश में पर्यटकों का ध्यान खींचने वाली लाल दीवारों के कुछ हिस्सों पर क्षतिग्रस्त भी हुई हैं वहां की दीवारें। वहीं यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक उत्तरी अफ्रीका में भूकंप काफी दुर्लभ है, लेकिन यहाँ पर इतना खतरनाक जो है भूकंप आया है। इससे पहले जो है 1960 में अगादिर के पास 5.8 तीव्र का भूकंप आया था 1960 में। तो याद रखना है आपको, अभी मोरक्को में बहुत खतरनाक भूकंप आया है जिसको नापा गया है रिक्टर स्केल पे और 7.2 के तीव्रता से ये भूकंप आया है। अब बात करते हैं कि पर्टिकुलर जगह कौन सी है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये एरिया, तो यही वो एरिया है जहां पर भूकंप देखा गया है। तो ये है पूरा खतरनाक मंजर, और इसके आसपास के जितने भी एरिया हैं उन सभी में ये खतरनाक देखा गया है। तो याद रखिएगा मोरक्को के बारे में। अब जान लेते हैं मोरक्को के बारे में। तो यह जो है बोल सकते हैं कि ये जो देश है ये मुस्लिम देश है। यहाँ की भाषा कैसी है? अरबी है। तो अरबी अफ्रीकी मिश्रित भाषा है। और यहाँ की राजधानी क्या है? तो रबात इसकी राजधानी है। और आर्थिक केंद्र की दृष्टि से राजधानी की बात करें तो कासाब्लांका है। तो याद रखिएगा, इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए सहमति बनाई है? तो अभी हाल ही में नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए किस राज्य ने सहमति बनाई है? तो सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि हैं उत्तर प्रदेश के। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ के द्वारा बोला गया है कि राज्य सरकार ने कहा है कि नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए सहमति बताई गई है। तो यहाँ पे एक बार बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार जो है 6 जून को बोल सकते हैं कि 1000 करोड़ की लागत से नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत करती है। वहीं ये मिशन जो है दूध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। इस मिशन के तहत उत्पादकों के गांवों में ही दूध की बिक्री की सुविधा के लिए डेयरी किसान उत्पादक संगठन यानी डेयरी एफपीओ को बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश के 5 जिलों में 5 डेयरी एफपीओ को स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिसमें जिसमें बोल सकते हैं महिलाओं की भी प्रमुख भूमिका रहेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री पशुधन और डेयरी विकास विभाग, जो कि धर्मपाल सिंह हैं, इन्होंने गोमती नगर में नंद बाबा दूध मिशन के कार्यालय के उद्घाटन के अलावा एक डेयरी विकास पोर्टल और नंद बाबा मिशन के लोगो का भी अनावरण किया है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, नंद बाबा दूध मिशन जो है मिशन योजना जो है किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से है, जो कि दूध को कैसे इसमें मिशन में ये बताया गया है कि कैसे राज्य में दूध का विकास किया जा सकता है और दूध के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब बात करेंगे यहाँ पे भारतीय डेयरी क्षेत्र के बारे में कि क्या है हमारे यहाँ पर इंडियन डेयरी सेक्टर का बोल सकते हैं कि पैमाना। तो भारत जो है दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो याद रखिएगा, भारत जो है दूध उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर है, जो कि विश्व में दूध उत्पादन में 24% का योगदान केवल और केवल भारत देता है। वहीं भारत में शीर्ष 5 दूध उत्पादन राज्य हैं, जैसे कि पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर है गुजरात। वहीं आंध्र प्रदेश जो है वो आता है यहाँ पर 5वें नंबर पर। तो ये 5 जो है 5 टॉप स्टेट है जो कि दूध प्रोडक्शन में
टॉप रैंक को हासिल करते हैं। इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो 2023-24 के लिए दूध मिशन को लेके आई है, नंद बाबा दूध मिशन को, ताकि यहाँ पर जो है दूध के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और किसानों को जो है उनकी लागत उनके यहाँ पर उनके गांव में ही, कस्बों में ही मिल जाए। वहीं डेयरी जो है एकमात्र सबसे बड़ी कृषि वस्तु है जो राष्ट्रीय की अर्थव्यवस्था में कुल जो है 5% का योगदान देती है। तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कि जो डेयरी है वो सिंगल लार्ज एग्रीकल्चर है जो कि 5% देती है, कंट्रीब्यूट करती है कितना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5%। वहीं पिछले 5 वर्षों में जो इसका बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो रहा है इसमें दूध का वो रहा है 6.4%। वहीं लगभग जो है इसमें 8 करोड़ लोग जो डेयरी उद्योग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें कार्य क्षेत्र में जो है 8 करोड़ लोग लगे हुए हैं। तो इतने ये बेसिक था, आपको याद रखना है इंडियन डेयरी सेक्टर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो पहले आपको वीडियो को अच्छे से सुनना है, क्वेश्चन को सुनना है, फिर जाके आपको इसके नोट्स को बनाने हैं। तो अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में G20 का स्थायी सदस्य कौन बना है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में जो है G20 की अध्यक्षता भारत ने की है, जो कि कल ही समाप्त हुई है। तो याद रखिएगा G20 का स्थायी सदस्य कौन सा देश बना है? तो कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन। तो इम्पोर्टेंट है, ये पूरा का पूरा एक बोल सकते हैं यूनियन की बात हो रही है, तो इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है कि अफ्रीकन यूनियन जो है G20 का यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष बन गया है। इसके बारे में चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। पीएम मोदी ने अभी जो है हाल ही में अफ्रीकन यूनियन को आधिकारिक रूप से G20 ग्रुप में शामिल किए जाने का ऐलान कर दिया है। अब ये बात की जा रही है कि G20 का नाम बदलकर क्या कर देंगे, यहाँ पर G21 कर देंगे। वहीं अब जीत का जो नाम बदलकर क्या हो जाएगा, G20 का नाम बदलकर G21 करने की उम्मीद की जा रही है। वहीं अफ्रीकन यूनियन जो कि 55 देशों के द्वारा बना हुआ एक यूनियन है, इसे शामिल कर लिया गया है स्थायी रूप से, जिससे यह यूरोपीय संघ के बाद G20 के भीतर देशों का दूसरा सबसे बड़ा समूह बन जाएगा। तो याद रखना है जो G20 ग्रुप है उसमें पहले क्या था, G20 नाम था, तो 19 इसमें कंट्रीज थी और 1 इसमें क्या था, यूरोपियन यूनियन था। ठीक है, तो क्या था, यूरोपियन यूनियन। लेकिन अब जो है अभी हाल ही में जो भारत में G20 की अध्यक्षता की है और इसका समापन किया है, इसी में ही अफ्रीकन यूनियन को भी अभी ऐलान कर दिया है आधिकारिक तौर पर कि ये भी इसमें G20 में शामिल होगा। तो कुल मिलाकर अब 2 यहाँ पे बड़े बड़े समूह शामिल हो गए हैं। एक तो पहले से ही था यूरोपियन यूनियन और अब क्या बन गया है, अफ्रीकन यूनियन। तो AU और EU, तो अब कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, जो कि पहले G20 हुआ करता था, अब जो है इसे कितना बना दिया है, G21 के नाम से जाना जाएगा। तो याद रखिएगा इसके बारे में। अब हम समझते हैं यहाँ पे G20 क्या है और क्यों बनाया है। तो ये भी जानना जरूरी है आपको कि G20 क्या है और क्यों बनाया, मेन पर्पस क्या था इसे बनाने का। तो G20 इसके नाम में ही डिफाइन है कि 20 देशों का एक ऐसा समूह है जिसे साल 1999 में, यानी कि 1999 में इसको स्थापित किया गया था। क्यों किया था? जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, यानी 1999 में एशिया में आर्थिक संकट आया, तब 20 देशों के द्वारा मिलकर वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंकों के गवर्नर ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची, वहीं जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। इसीलिए 1999 में जो है एशिया के संकट आया और वहां पर वित्त मंत्रियों के द्वारा और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने मिलकर एक फोरम बनाया। यही फोरम जो है आगे चलकर G20 का रूप ले लेती है। और G20 की बात करें तो इसकी पहली जो बैठक है साल 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में की गई थी और अब तक जो है कुल जो है 17 बार इसकी बैठकें हो चुकी हैं और 18वीं बैठक कहाँ हुई है, भारत में। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपके हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा भारत जो है अभी जिसने हाल ही में 18वीं बैठक भारत में की गई है, मेजबानी कर रहा है।
सॉरी, इस ग्रुप का जो फोकस, जो मेन फोकस रहता है, वो फोकस रहता है अर्थव्यवस्था से जुड़ी मुद्दों पर। यानी कि जो भी इकोनॉमिक जितने भी यहाँ पे आपके पास इशू होंगे उसके ऊपर बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। ये इनका मेन फोकस रहता है G20 का। जितने भी ग्रुप हैं, इस पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी कंट्री हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये दायरा भी बढ़ता गया। जो मेन पर्पस था वो यही था हमारा कि फोकस जो कहाँ रहे, अर्थव्यवस्था पर। तो जो एशिया का जो आर्थिक संकट आया था, इसीलिए G20 को इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन वक्त के साथ साथ इसका दायरा भी बढ़ता गया। तो इसके साथ ही टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दे भी जुड़ते चले गए। लेकिन जो फोकस की बात करें तो वो अर्थव्यवस्था है। और ये जो जितने भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को नाम बताए हैं, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार, ये सभी जितने भी बोल सकते हैं कि दायरा जो है बड़ा होता चला गया। तो G20 देश क्यों बना, कब बना, इसके बारे में हमने यहाँ पे जाना है। और अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में कि G20 ग्रुप में कितने देश है। 19 देश हैं, जो कि जिनके नाम है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ये पूरे के पूरे कितने हैं, 20 देश हो गए हैं, जिसमें से एक जो है यूरोपियन यूनियन, जो कि क्या है, एक ग्रुप है। और अभी मैंने बताया AU यानी कि अफ्रीकन यूनियन भी अब यहाँ पे ऑफिशियल जुड़ चुका है। इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की कुल जो है 85% GDP है, वहीं 75% ग्लोबल ट्रेड है। दुनिया की आबादी की बात करें तो 2/3 जो है इसकी आबादी है। इस सम्मेलन में किए गए फैसले जो है दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। यानी कि जहां पर भी G20 देश होते हैं या ये जो आपस में बैठक करते हैं और जो भी यहाँ पे बातचीत होती है, इससे पूरे देश के ऊपर ही फर्क पड़ता है। वहीं G20 कैसे काम करता है ये भी आपको जानना चाहिए कि G20 जो है, ये जो पूरे 19 कंट्री है और एक जो है यूनियन, यूरोपियन यूनियन है, ये कैसे मिलकर काम करते हैं इसके बारे में भी जानिए। तो जिस भी देश में G20 की अध्यक्षता मिलती है, उसे उस साल की G20 बैठक आयोजित करवाता है। वह बैठक जो है एजेंडा को पेश करता है कि कैसे हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर या जलवायु परिवर्तन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर या फिर इकोनॉमी को कैसे अपने अपने कंट्री में बढ़ाया जाए, कैसे ट्रेड किया जाए। तो एक पूरा एजेंडा यहाँ पे बोल सकते हैं कि फिक्स किया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग उस देश के द्वारा ही पूरे देशों को आमंत्रित किया जाता है, जितने भी कंट्री होते हैं, और वहां पर ये मिलकर इस एजेंडे के ऊपर बात करते हैं। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है कि G20 जो है 2 समांतर ट्रैक पर काम करता है। यानी कि जो इसका जो काम करने का तरीका होता है वो 2 समांतर ट्रैक पर काम करता है। पहला जो होता है फाइनेंस ट्रैक, जो कि मेन इसका इंपॉर्टेंट है, जो कि इसकी स्थापना ही हुई थी इसीलिए। और सेकंड आता है शेरपा ट्रैक। तो इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको डिटेल में। तो पहला जो होता है समांतर ट्रैक होता है फाइनेंस ट्रैक होता है, जिसमें सभी देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलकर काम करते हैं यहाँ पे। वहीं दूसरा जो ट्रैक होता है वो है शेरपा ट्रैक, जिसमें हर देश का पहला बोल सकते हैं कि जिसमें हर देश का एक शेरपा लीडर होता है। शेरपा असल में उन्हें कहा जाता है जो कि पहाड़ों में किसी भी मिशन को आसान काम करने का काम करते हैं। या मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर कि सिंपली कि कोई एक लीडर होता है जिसे हम लोग चुन लेते हैं, पर्टिकुलर देश से, जो भी देश है वो चुनते हैं अपने लीडर को और उसे शेरपा बनाते हैं। और शेरपा बनाने का मतलब है कि जो भी पर्टिकुलर देश है, 20 कंट्री है, वो मिलकर जो भी काम कर रहे हैं उस काम को कैसे आसान बनाया जाए। चाहे आपके पर्यावरण से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, जो भी यहाँ पे आपका पर्टिकुलर यहाँ पे टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आसान बनाने का काम करते हैं शेरपा लीडर्स। अब समझते हैं यहाँ पे G20 के अध्यक्ष का फैसला जो है ट्राइका यानी कि एक तिकड़ी से किया जाता है। यानी कि कौन जो है G20 की अध्यक्षता करता है, तो G20 के अध्यक्ष का फैसला जो है ट्राइका यानी एक
तिकड़ी से तय होता है, जिसमें पिछले और वर्तमान और भविष्य के अध्यक्ष देश शामिल होते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ट्राइको कहते हैं। ठीक है, तो ट्राइका कहते हैं इसी को ही, जिसमें अब की बार जो है ट्राइका में इंडोनेशिया, जो कि पिछली बार अध्यक्ष रहा था, इंडोनेशिया ने ही अभी 2022 में हमें बोल सकते हैं कि G20 की अध्यक्षता सौंपी थी, जो कि हमने अब कंप्लीट कर लिया है। G20 के सभी सम्मेलन का समापन हो गया है। वहीं अब जो है आने वाले टाइम में यानी फ्यूचर में अब ब्राजील को ये हमने सौंप दिया है G20 की अध्यक्षता। तो पीएम मोदी के द्वारा ब्राजील को जो है अभी G20 की अध्यक्षता सौंप दी गई है। तो ये जो पूरा पर्टिकुलर एक बोल सकते हैं ट्रायंगल बन रहा है, इसी को ही बोलते हैं ट्रायोका, जो कि ये क्या, जो इंडोनेशिया रहा था जिसने अध्यक्षता की थी, ये क्या था, पिछला था, और प्रेजेंट में भारत ने किया और आने वाले टाइम पे ब्राजील करेगा। तो याद रखना है ट्राइका क्या होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, भारत ने भी अभी वर्तमान में अध्यक्ष है और ब्राजील को अगला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, और ये तीनों देश आपस में इसी तरह से जुड़े हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्राइका बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 है, अभी हाल ही में किस राज्य के सलीम साबूदाना को जीआई टैग दिया है। तो सलीम साबूदाना कहाँ का है जिसे जीआई टैग दे दिया है, तो अभी जो है तमिलनाडु का है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तमिलनाडु के राज्य में सलीम साबूदाना को जीआई टैग दे दिया है। तो इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। तमिलनाडु राज्य में सलीम जिले ने अपने साबूदाना उत्पादन के लिए प्रशंसा प्राप्त की है, जिसके व्यापक रूप से साबूदाने के रूप में मान्यता प्राप्त है। सलीम सागो, जिसे स्थानीय रूप से क्या बोलते हैं, इसका स्थानीय रूप है जावा वारिश के रूप में जाना जाता है, जो कि टेपिको की जड़ों से निकाले गए गीले स्टार्च पाउडर से प्राप्त होता है। भारतीय टेपिका की जड़ों की लगभग 30 से 35% की इसमें स्टार्च होता है, जो कि राष्ट्रीय साबूदाना उत्पादन में तमिलनाडु का महत्वपूर्ण योगदान है। जो कि कुल की बात करें कितना प्रतिशत है, तो 40% जो है सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु ही साबूदाना बनाता है, साबूदाने का उत्पादन करता है। तमिलनाडु के अंतर्गत जो है सलीम साबूदाना उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, इसीलिए जो है तमिलनाडु के सलीम जिले को अभी साबूदाना के उत्पादन के लिए जीआई टैग दिया गया है। वहीं सागो सौरवे में जो है 1981 में स्थापित एक सहकारी समिति, जिसमें बोल सकते हैं कि सलेम, नमक्कल, धर्मपुरी, इरोड, पेरम्बलपुर, त्रिची, तिरुवनमलई और विल्लुरम सहित विभिन्न जिलों में 374 सदस्य हैं, जिसको स्थापित किया गया था। तमिलनाडु के सलेम जिले में पहले कच्चे रेशम और मालगोवा आम के लिए जीआई टैग दिया गया था। वहीं तिरुपति के लड्डू और पालिनी पंचमीर्थम को भी जीआई टैग प्राप्त है। तो याद रखिएगा किन किन प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग के बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, फिर से आगे हम डिस्कस कर लेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो फोकस से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाल ही में अभी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया है। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो आयोजन है कहाँ किया गया है, ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो नई दिल्ली में अभी यानी भारत में वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड का जो है सम्मेलन किया गया है। अब समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एक अंतरराष्ट्रीय बिजली ग्रिड शुरू करने का एक पहल है, जो कि दुनिया भर में बिजली की आपूर्ति को पूरा करने का काम करती है। यह जो विचार है, अगर बात करें पहली बार किसे आया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको 2008 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, जो कि है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 2008 की मीटिंग में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। वही ग्रीन ग्रिड पहल, जो कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा शुरू की गई थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके ब्रिटिश समकक्ष यानी कि बोरिस जॉनसन ने ग्लासगो में COP26 जलवायु बैठक में संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की गई।
यह परियोजना जो है दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांस नेशनल बिजली ग्रिड को स्थापित करने के बारे में है, जो कि बोले जाते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का लक्ष्य एक सामान्य ग्रिड के माध्यम से लगभग 140 देशों को बिजली को प्रदान करना है, जो कि स्वच्छ और कुशल और सौर ऊर्जा के हस्तांतरण को सुनिश्चित करने की बात कही है। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में नई दिल्ली में है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का अभी जो है हाल ही में दिल्ली में इसको बोल सकते हैं कि समिट को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अभी हाल ही में कौन सा देश जो है करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क को विकसित करेगा? तो कौन करेगा? आपको पता ही है, हमारा पड़ोसी देश मुल्क जो है पाकिस्तान, जो कि चैन से नहीं बैठता है। तो पाकिस्तान के द्वारा जो है अभी करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क को स्थापित किया है। तो चलिए एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान ने सिखों के पूजनीय स्थान पर अधिक तीर्थ यात्रियों को लुभाने के लिए पंजाब प्रांत में करतारपुर कॉरिडोर, जो कि गुरुद्वारा यानी कि दरबार साहिब में एक सांस्कृतिक थीम पार्क का निर्माण शुरू किया है। इस परियोजना की आधारशिला देश के कार्यवाहक संघीय धार्मिक मंत्री, जिनका नाम है अनीक अहमद, ने करतारपुर साहिब की है। तो याद रखिएगा भी कि हाल ही में जो है करतारपुर कॉरिडोर में जो है थीम पार्क कहाँ पे किया जा रहा है? तो पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाल ही में अभी G20 समिट में किन सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंचे? तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि G20 का जो समिट हुआ है अभी इंडिया में नई दिल्ली में किया गया है, समापन हुआ है उसका अभी हाल ही में। तो कौन से ऐसे देश हैं जहां के सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ नहीं पहुंचे इस समिट में? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि चीन, रूस, स्पेन, यानी चाइना, रसिया, स्पेन जो है यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंचे थे इस समिट में। तो यहाँ पे देख लीजिए इमेज में चीन से कौन है? तो सी जिनपिंग, जो कि नहीं आए। और फिर रूस से कौन है? रसिया से, जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। और स्पेन के कौन है राष्ट्रपति? जो कि है पेड्रो सांचेज। तो ये जो तीनों पर्टिकुलर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये इसमें शामिल नहीं हुए हैं G20 में। वहीं अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 10, हाल ही में जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू की गई है? तो जटायु क्रूज सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये की गई है सरयू नदी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो सरयू नदी में अभी हाल ही में जटायु क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है। अयोध्या शहर यानी कि रामनगरी अब जो है सरयू नदी पर एक नई हो सकते हैं कि क्रूज सेवा जटायु शुरू की गई है, जो प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, जिनका नाम है जयवीर सिंह, ने इस नई सेवा का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में इस क्रूज को। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और अब आपके लिए है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ वायु के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चलिए तो अब जान लेते हैं यहाँ पे लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो हाल ही में अभी किस राज्य के रायगढ़ सॉल्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो असम। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।